हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। और आज हम बायोलॉजी की तीसरी सीरीज लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। किससे बात करने वाले हैं? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात करने से पहले आपसे कुछ बात कर लें। पहले तो आपकी पढ़ाई वढ़ाई पूछ लेते हैं, कैसी चल रही है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है, ये बता दो। आप सभी बढ़िया चल रही है तो और भी जो अंदर सब्जेक्ट है उनके बारे में भी आप जरा बता दीजिए कैसे चल रही है, उनके क्या हाल चाल है, मैथ्स रीजनिंग ये सब आपके प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपको सब कुछ बैलेंस करके लाइफ में चलना पड़ेगा, तभी अब सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको एक अच्छी समय मतलब सबको एक बैलेंस इक्वल टाइम देना पड़ेगा, और इक्वल टाइम के साथ साथ उन सभी सब्जेक्ट को इक्वल बैलेंस के साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी पढ़ने जब भी बैठिए एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास मत किया करिए। हमेशा सोचा करिए कि कम ही पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, पर उस चीज़ को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से साइटोलॉजी हमने पढ़ा दिया था, इंट्रोडक्शन की बात आपसे कर ली गई थी, और आज हम आपसे बात करेंगे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। न्यूक्लियस जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हिंदी में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला हमने शब्द लिखा यहां पे, आज एकदम बेहतरीन से कॉपी पेन लेकर बैठना है, और जैसे जैसे मैं नोट करूं ठीक वैसे ही डिक्टो आपको कॉपी करना है अपने नोट में। क्लियर है? कहीं इधर उधर नहीं, जैसे जैसे, और जो जो चीज मैं बोलूंगा पॉइंट, उस पॉइंट को भी आपको नोट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो बेहतरीन। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, एक शब्द लिखता हूं जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए आपसे कि पहले बताइए कि ये जो न्यूक्लियस है सर, ये न्यूक्लियस की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? न्यूक्लियस की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसकी खोज किसने की? तो आप तुरंत कहेंगे कि इसके खोज करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था, यही रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, इन्होंने ही न्यूक्लियस शब्द भी दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लियस शब्द भी दिया था। बात समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? तो न्यूक्लियस शब्द मतलब केंद्रक के शब्द देने वाले व्यक्ति रॉबर्ट ब्राउन, और केंद्रक की खोज करने वाले व्यक्ति रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है? समझ में आए? बहुत अच्छे। अब इसके आगे बढ़ो। अगर आप अब इससे आगे, अगर इसके आगे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि ये जो न्यूक्लियस है सर, क्या है सर? न्यूक्लियस है सर, जिसे हिंदी में केंद्रक बोला जाता है सर। तो यह सर बताइए कि जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, मतलब केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मीन्स की स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? आप कहेंगे इसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैरियोलॉजी कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब 2 पॉइंट हो गई, तीसरी बात आपसे कर लेते हैं। हमें आप इतना बता दीजिए कि कोशिका आपने पढ़ लिया हमसे, कोशिका पढ़ लिया हमसे, ठीक है। आप हमें बस ये बताइए कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अगर आपसे बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे कि सेल का मीन्स कोशिका का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस होता है। क्यों होता है ये मैं आगे बताऊंगा भी, पर पहले अभी जानिए कि न्यूक्लियस सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए पढ़ाई उतनी की जाए जितना हमारे लिए सूटेबल हो, जिससे हम एग्जाम के क्वेश्चन को अटेंड कर सके, उसको हम अच्छे से टैकल कर सके। अगर देखो पढ़ाई की बात की जाए, अब इसी को बहुत चीजों के मतलब बहुत से अच्छे मतलब कंटेंट के साथ इसको मैं पेश कर सकता हूं। क्यों रॉबर्ट ब्राउन ने किया, किसको पहले कहां खोजा, ये सब बता सकता हूं, बहुत अच्छे, ये बताऊंगा भी मैं। पर पढ़ाई उतना ही जिससे एग्जाम के क्वेश्चन आपसे अच्छे से लग जाए। क्लियर है? अच्छा
ये पॉइंट समझ में आया, ये भी समझ में आया और ये भी समझ में आया। क्लियर है सब कुछ। अब आगे आगे ये है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक में जो है बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र मतलब कहने का होल पाया जाता है, बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। वो होल जो पाए जाते हैं, इससे क्या, जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य। क्या बोला जाएगा? केंद्रक द्रव्य। और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, ये जो कोशिका द्रव्य है और जो ये केंद्रक द्रव्य है, क्लियर है? इस कोशिका और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थ का जो अंदर बाहर आना जाना लगा होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? उसी का काम होता है क्या कि न्यूक्लियस क्या काम करता है? किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लाने आने जाने का काम करता है। और काम करने के साथ साथ कि जो भी पदार्थ अंदर बाहर होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए सपोज कि ये न्यूक्लियस है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा हल्का सा, ठीक है? अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस मान लो, ये न्यूक्लियस मान लो ऐसे, ये न्यूक्लियस ऐसे है और ये ऐसे न्यूक्लियस मान लो है। क्लियर है? देखिए ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ये न्यूक्लियस आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका, मान लो ये देखिए, ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर जो है क्या मौजूद होगा? जिस पर राइबोसोम मौजूद, आरएनए मौजूद होंगे, आरएनए मौजूद होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जो है क्या कि चारों तरफ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन। मतलब कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है डबल मेम्ब्रेन, दो परत पाई जाती है, दो बाहरी लेयर पाई जाती है, दो। और इस बाहरी लेयर होने के कारण इस न्यूक्लियस पे कोई ज्यादा इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता है। पर जो बाहर का सामान है वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगा? तो इसी डबल मेम्ब्रेन में एक ये पाया जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और एक पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर है? इसी जो बाहर परत है, इसी बाहर के परत के जस्ट अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर इसी भाग में हल्का सा न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म जो है, इन्हीं दोनों के वजह से जो पदार्थ होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाना आना लगा रहता है। बात समझ में आया? साइटोप्लाज्म काम करता है कि जो चीज आपकी न्यूक्लियस के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो अंदर आने देता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म काम क्या करता है कि जो आपके शरीर के अंदर नुकसानदायक हो उनको बाहर भेजने का काम करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर भेजेगा और साइटोप्लाज्म अंदर आने देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पूरी पॉइंट समझ में आ रही? तो याद रखिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ दो पदार्थ की मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं आप सबसे। देखिए, आप अच्छे से नोट करिएगा, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे से नोट करिए। ठीक है, न समझ में आए तो ऐसा तो हमें नहीं लगता, क्योंकि ये सभी पॉइंट बहुत बेसिक सी पॉइंट है, ये बेसिक सा पॉइंट है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देख लो। आगे मैंने बोला, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इस केंद्रक में कितनी परतें बाहर पाई जाती हैं? तो बाहर दो परत पाई जाती है,
दो परत मीन्स 2 लेयर्स पाई जाती हैं। और ये जो दोनों लेयर्स पाई जाती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। मीन्स कि केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। मीन्स कि केंद्रक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाला जो मेम्ब्रेन है उसे केंद्रक मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्लियर है? इतना चीज, कोई तकलीफ कहीं किसी को? तुरंत बताए भाई। अब देखिए, मैंने एक शब्द बोला था न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला था? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला था? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। ये केंद्रक द्रव्य क्या होता है? तो देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर भरे जो तरल पदार्थ होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर जो भरे तरल पदार्थ होते हैं, इस तरल पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। बात समझ में आया? सपोज ये न्यूक्लियस है आपका, तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ, एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ अंदर भरा होगा, फ्लूइड मटेरियल भरी होती है, जिसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। लिख लीजिए क्या बोल रहा है मैं, तो लिखिए कि केंद्रक के अंदर एक सेमी, क्या लिखेंगे? एक सेमी लिक्विड फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, फ्लूइड पदार्थ पाया जाता है, जिसे पाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है? बिल्कुल अच्छे से, एकदम जोश के साथ पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई ही वह बहुत बड़ा क्या है? सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप किसी को भी मात दे सकते हैं इस दुनिया में। पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है वो, और आप कहीं से भी मात नहीं दे सकते कि बाहर मिलो, अंदर मिलो, यहाँ मिलो, वहाँ मिलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। बात कर लें अब आगे। पसीना बहुत हो रहा है, पसीना, गर्मी बहुत है। चलो देखिए, अब आगे बात करते हैं आपसे न्यूक्लियस के बारे में। ये तो आपसे बात हो गई। अब देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर, मींस केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक के अंदर बहुत सारे जालिका मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक धागे के समान क्या पाया जाता है? धागे के समान संरचना पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? तो इस जालिका को कहा जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या बोला जाएगा? क्रोमैटिन नेटवर्क, मतलब क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन जालिका बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस क्रोमैटिन जालिका किसे कहा जाता है? तो क्रोमैटिन जालिका इसी न्यूक्लियस के अंदर एक धागे के समान, क्या? धागे के समान जो है, एक धागे के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसी स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सवाल बनता है। जब भी क्वेश्चन बनेगा न्यूक्लियस में, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, यह क्रोमैटिन नेटवर्क, सपोज एक स्ट्रक्चर में बना के समझा देता हूं कि ये सपोज करो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे धागे जो हैं फैले हुए हैं। क्या हुए हैं? फैले हुए हैं आपके। ठीक है? फैले हुए हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है, न्यूक्लियस का, आप उसमें पूरी तरीके से समझ लीजिएगा डायग्राम में। ये जो फैले हुए हैं, इसी फैले हुए स्ट्रक्चर में जो है, इसी फैले हुए स्ट्रक्चर जो है, ये जो धागे फैले हुए हैं, यह धागे क्या करते हैं? जब कोशिका विभाजन होता है, क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मतलब सेल का डिवीजन होता है। ठीक है? जब सेल का डिवीजन होता है तो ये जो धागे होते हैं ना,
ये जो धागे होते हैं ना, ये धागे क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो फैले हुए रहते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। मीन्स कि कब कोशिका विभाजन के दौरान फैले क्रोमेटिन जालिका आपस में सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ने के कारण एक मोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, छड़ जैसा आकार बना लेते हैं। यही जब आपस में क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ने के बाद ये एक क्या करते हैं, मोटा सा छड़ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो छड़ लाइक रॉड की तरह स्ट्रक्चर बनाया है, इसी को कहा जाता है क्रोमोसोम, जिसे गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, कोशिका विभाजन के दौरान किसका सिकुड़ना, क्रोमेटिन नेटवर्क का सिकुड़ना। क्रोमेटिन नेटवर्क का सिकुड़ना क्या कहलाता है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क का सिकुड़ना कहलाता है क्रोमोसोम, मीन्स गुणसूत्र कहलाता है। तो गुणसूत्र का निर्माण कहां पर होता है, क्रोमोसोम कहां पे बना, तो क्रोमोसोम हमेशा केंद्रक के अंदर बनता है। यह क्वेश्चंस आपके पेपर में टपका है। क्लियर है, समझ में आया बेटा। बाबू नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है, पर समझ में बिल्कुल आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम की बात कर ली हमने। ये जो क्रोमोसोम है सर क्रोमोसोम गुणसूत्र, देखिए यहां क्या पॉइंट बनेगा, क्या बताइए, ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना, तो याद रखिए ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, ये पूरा का पूरा डीएनए और साथ ही साथ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। मीन्स किससे मिलकर बना, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बात समझ में आया। अब उस प्रोटीन का नाम जरा बता दीजिए जिस प्रोटीन से मिलकर यह गुणसूत्र बना होता है। तो डीएनए कहां पाया जा रहा है, क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है, और गुणसूत्र किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और याद रखिए, और डीएनए जो है क्रोमोसोम के अंदर, और जीन की बात करें, तो जीन जो है डीएनए के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। जीन डीएनए के अंदर, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आया। इसी से यही जो क्रोमोसोम है ना, यही आपके लक्षण को बताता है। यही आपके लक्षण को क्या करता है, बताता है। द कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन हेरिडिटी टू अनदर हेरिडिटी, दैट्स नोन एज, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। मीन्स कि गुणसूत्र वह क्या कहते हैं, केंद्रक का एक भाग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिससे कि उस पीढ़ी के लक्षण को बताने का काम करता है। मीन्स लक्षण जो दिखते हैं वो किसके कारण दिखते हैं, क्रोमोसोम के। जैसे पिताजी के लक्षण आपके अंदर आए होंगे, माताजी के लक्षण आपके अंदर आए होंगे, वो सभी सब किसके द्वारा हो पा रहा है, इस क्रोमोसोम के द्वारा, जिसका निर्माण कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात करेंगे इनके खोज के बारे में। किसके खोज के बारे में, तो इस क्रोमोसोम के गुणसूत्र की खोज के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इंडियन आर्मी बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए देखिए, बात करते हैं क्रोमेटिन की। क्या बात करते हैं, क्रोमेटिन की। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन था, जो क्रोमेटिन नेटवर्क, क्लियर है, इस क्रोमेटिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम जरा जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे इस क्रोमेटिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है, फ्लेमिंग। कब किया था, तो फ्लेमिंग ने 1888 में जो है किसकी खोज की थी, आपके क्रोमेटिन की खोज की थी। बात समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर है कि नहीं। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कब? 1831, 1831 में, 1831। देन 1888 क्रोमैटिन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन? फ्लेमिंग थे। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 1888 नहीं, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, 1880, ठीक है, 1880, सॉरी 1880, ठीक है। इसी यही जो फ्लेमिंग साहब हैं, इन्होंने क्रोमैटिन के साथ साथ कोशिका विभाजन के बारे में भी बताया था। मीन्स कि सेल में मतलब कोशिका में विभाजन भी होता है। यह बात बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो यह बात बताने वाले व्यक्ति का नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग। बात समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटिन की खोज का पता चल गया आपको। अब हम बात करें क्रोमोसोम की खोज की। किसकी? क्रोमोसोम की खोज। तो क्रोमोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आप कहेंगे वेल्डिंग करते हैं क्या? वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज टूट जाता है तो उसे वेल्डिंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और क्रोमोसोम क्या करता है? आपके क्या पीढ़ी से पीढ़ी लक्षण को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। मीन्स कि आपको आपके पिता से जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि तुम उनके बेटे हो, हम पता लगा लेंगे। कैसे? डीएनए से पता लगा लेंगे। अरे डीएनए से तो पता लगा लोगे। कौन? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आजकल तुम लोग डैडी नाजायज औलाद के नाम जानते हो, तो वो पता लगाने वाली जो बात कर रहे हो, पीढ़ी जो जोड़ रहा है आपको आपस में, वो जोड़ रहा है। तो इसीलिए इनकी खोज किसने की? वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने। वेल्डिंग से याद रखना, वाल्डेयर। किसने? वाल्डेयर ने। वेल्डिंग से याद रखना कि वेल्डिंग का काम। तो वाल्डेयर साहब ने क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की खोज की। ठीक है, अगर पूछा जाए कब किया गया तो आप कहोगे इसकी खोज की गई थी 1888 मीन्स 1888 में। समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको आनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपसे भी बात की जाए कि बताइए क्रोमोसोम की संख्या हमें ह्यूमन में, मनुष्य में कितना होता है? तो मनुष्य में गुणसूत्र का जो संख्या होता है वह होता है 23 जोड़ी। कितनी? 23 पेयर्स। 23 जोड़ी बोला है हमने। नंबर पूछा जाए तो 46 हो जाएंगे। मैंने जोड़ी बोला यहाँ पे। ठीक है, आपसे बात की जाए चिंपांजी। चिंपांजी को जानते हैं क्या? अरे चिंपांजी को नहीं जानते क्या? बजरंगबली को भूल गए? तो बताइए इस चिंपांजी के अंदर कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? और साथ ही साथ बताइए इस बंदर के अंदर कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? जल्दी से कमेंट करके हमें तुरंत का तुरंत 2 मिनट के अंदर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए मनुष्य के अंदर 23 पेयर मतलब 23 पेयर्स के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चिंपांजी के अंदर 24 पेयर्स के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और बंदर के अंदर 21 पेयर्स के क्रोमोसोम, 21, 24, 23। क्लियर है? बात समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़े। देखिए अब इसके आगे बात करते हैं आपसे। तो आगे क्या बात करनी है? अब हम बात करेंगे इसमें आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया ये? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब आगे बात करेंगे आपसे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पर माइटोकॉन्ड्रिया में बात करने से पहले एक सवाल का जवाब आप हमें जरूर दे दीजिए। एक शब्द होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जरा बताइएगा, ये जो न्यूक्लियोलस शब्द है, इस न्यूक्लियोलस में कौन सी चीज पाई जाती है? कौन सी चीज पाई जाती है? जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कौन सी चीज पाई जाती है? मीन्स कि न्यूक्लियोलस के अंदर कौन सा चीज पाया जाता है? तो न्यूक्लियोलस के अंदर याद रखिएगा आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। सवाल ये बनता है कि न्यूक्लियोलस के अंदर पाए जाने वाले आरएनए, डीएनए और प्रोटीन कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं? तो आप कहेंगे प्रोटीन की संख्या 85% होती है, डीएनए की संख्या 5% होती है और आरएनए की संख्या 10% होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये भी बता दीजिए कि जो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है,
जो केंद्रक होता है वह कहाँ नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा यह केंद्रक जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी। और यही जब आपके एग्जाम में पेपर में पूछेगा तो कहेगा आरबीसी नहीं, वो बोलेगा एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेगा? एरिथ्रोसाइट बोलेगा। क्या लिखेंगे? एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा ये एरिथ्रो जो साइट है ये इसका दूसरा नाम होता है। किसका? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। मींस कि एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर है? ये तो एनिमल्स की बात कर ली हमने। अगर प्लांट में पूछा जाए कि प्लांट के किस हिस्से में, कौन से भाग में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसका जवाब भी आप देंगे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए पता हो तो, और नहीं पता हो तो इसका भी जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हमें नहीं पता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अच्छे से। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। किसके ऊपर? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें आपसे। माइटोकॉन्ड्रिया एक शब्द है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। आप बताइए कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अल्टमान। कौन सा मान? अल्टमान। बात समझ में आया कि नहीं? अल्टमान। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग नाम था। बात समझ में आया कि नहीं आया? मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले व्यक्ति अल्टमान और फ्लेमिंग दोनों ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे। जब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो वह समय था 1890 का। समय क्या था? 1890 का। और जब 1890 में अल्टमान साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा तो जो शब्द बोला था उसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, उन्होंने कहा बायोप्लास्ट। क्या बोला? बायोप्लास्ट बोला। मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट का नाम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आप कहेंगे अल्टमान। ठीक है, अल्टमान। और फ्लेमिंग ने जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था साथी, उन्होंने भी एक नाम दिया था। उन्होंने नाम दिया था फाइला। क्या नाम दिया था? फैला दिया, मीन्स फाइला। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला बोलने वाले व्यक्ति थे फ्लेमिंग और बायोप्लास्ट का नाम देने वाले व्यक्ति थे अल्टमान। क्लियर है? कोई तकलीफ यहीं नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसके आगे आपसे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात, कि माइटोकॉन्ड्रिया को फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने? जल्दी बताइए। इस माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा किसने? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था 1898 में, 1898 में नाम था बेंडा। क्या नाम था? बेंडा। क्या नाम था? बेंडा। और बेंडा ने 1898 मीन्स 1898 में कहा कि इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़े। अरे नोट कर रहे कि ना कर रहे तुम सभी? बेटा नोट करो सब कुछ। ठीक है, नोट करिए आप सभी। मजाक बना रखा है तुम लोग ने। चलो देखिए, अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी पॉइंट के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी कोशिका है जो कोशिका के अंदर कोशिका पाई जाती है। एक ऐसी कोशिका है जो कोशिका के अंदर कोशिका पाई जाती है। कोशिका के अंदर कोशिका पाई जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब है कि सेल विद इन सेल की बात कर रहा है। सेल विद इन सेल। ठीक है, क्लियर है? मीन्स कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना,
ये 1 मिनट 1 सेकेंड, थोड़ा सा समय दे दीजिए इसमें मुझे, थोड़ा सा समय लेंगे बस आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना आपका, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जी, ठीक है, देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, ये कहाँ मौजूद होता है? पहली बात तो सेल के अंदर मौजूद होता है, कोशिका के अंदर मौजूद होता है। इसी कोशिका के अंदर मौजूद होने के बाद इसे अलग से कहा जाता है कि यह खुद अपने में एक सेल है। यह माइटोकॉन्ड्रिया अपने में खुद सेल है, फिर भी यह सेल के अंदर मौजूद है। इसको सेल के अंदर होने के बावजूद एक अलग से सेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पास खुद का